बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन के जानिब से आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम आईटी और अकाउंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उसके टॉपिक्स को आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और एज़ यूजुअल मेरे मुखातिब हैं इस लेक्चर के वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऐसा पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ साइबर में हैं, वो क्लाइंट्स जो ऑलरेडी सिस्टम ले चुके हैं या लेने वाले हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, अकाउंट्स प्रोफेशनल्स और टैक्स कंसल्टेंट्स। तो आप सबको वेलकम है यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी में। दूसरा, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कि आपके जहन में पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर से पैवस्ता है। पिछला लेक्चर से पिछला था कंप्यूटर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ाया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और अब तक जिन लोगों ने हमारा लेक्चर सिस्टम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो पहली फुर्सत में माइक्रोसॉफ्ट का यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वक्त में नोटिफिकेशंस वगैरह मिल सकें। तो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर द प्रोग्राम्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इस लेक्चर को समझने के लिए बेहतर होगा कि आप पिछले लेक्चर को लाजमी सुने ताकि उसकी सीरियल के साथ चले। और फिर ये बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी टच्ड। और हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को टच कर सकते हैं, ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर भी कर लेता है, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन हमारी जो रूह है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन वही एनर्जी है और वही हार्डवेयर में जान डालती है। बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जान डालता है। अगर ये सॉफ्टवेयर ना होते, विंडोज़ और दूसरे सॉफ्टवेयर, तो ये जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं सामने मशीनरी, ये हमारे पास सिर्फ मशीन की होती है, इसको हम इतना फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। तो आज हम आगाज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कि ये दो बड़े ग्रुप्स में बढ़ता है। एक कहलाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर है, कल लास्ट क्लास में मैंने इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ, लेकिन तेज़ी से बोलता हुआ आगे चले जाता हूँ कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं सिस्टम के लिए, यानी कंप्यूटर के लिए, और उससे मुतालिक होते हैं। ये मैंने इनकी लास्ट डेफिनेशन बताई थी, इनका क्या मकसद है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम पैकेजेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एपीएस भी कहलाते हैं और पैकेजेस भी कहलाते हैं, और ये स्पेशली यूज़र के लिए बनते हैं ताकि उसके मैक्सिमम फैसिलिटी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों की तीन तीन किस्में हैं। समझाने के लिए, एनालिसिस के लिए आपको बताई जा रही है ताकि आपको पता चले हो कि आप किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कौन सा डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च करनी चाहिए या मास्टर या स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये दो स्पेशलाइजेशन का है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेन मकसद कंप्यूटर को काबिल इस्तेमाल बनाना होता है। जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, इट इनिशियली एक्टिवेट द कंप्यूटर, चेक्स द हार्डवेयर एंड मेक द सिस्टम यूजेबल फॉर द यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं, और मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे मौजूद हैं जिनकी एग्जांपल मैं भी आपको देने वाला हूँ। दूसरा ये भी याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी हार्डवेयर जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वो सॉफ्टवेयर दे, हार्डवेयर दे, मशीन दे हमें, तो उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर भी दे। तो आईबीएम अपना देता है, इंटेल अपना बना के देता है सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। वो जितने हैं अपने मुख्तलिफ, एप्पल है, एप्पल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैकिन्टॉश कहते हैं। हम आईबीएम को डील करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे आ चुके हैं जिनके नाम
पुराने ज़माने में जब हम स्टार्ट करते थे डॉस, जिसको हम कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद फिर एमएस डॉस आया माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से, फिर विंडोज़ शुरू हुई और फिर करते करते इस कदर ज़्यादा चीज़ें आ गई मार्केट में कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वक्त आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हो गए, अब यूनिक्स, जीनिक्स, सन सोलारिस और इस पे मजीद काम हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर में और तब्दीली आ सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते ही रहते हैं, ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनते हैं और जितनी मशीनरी रिसर्च में मतलब आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी में, उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए सिस्टम आर्किटेक्चरिंग और पूरा ऑपरेशन रिसर्च का कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो फिर आप भी बना सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है मैन्युफैक्चरर की। दूसरा आता है यूटिलिटीज़, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम हेल्पिंग प्रोग्राम्स कहते हैं, जो सहूलतें आपको दी जाती है। यूटिलिटी स्टोर जगह खुले हुए सहूलत के लिए, तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटीज़ हैं, सहूलतें देते हैं प्रोग्राम, और ये सिस्टम से मुतालिक सहूलत देते हैं। सिस्टम ख़राब हो गया, सिस्टम के ड्राइवर सही काम नहीं कर रहे, कलर ठीक नहीं आ रहे, कभी प्रिंटर काम नहीं कर रहा तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, कभी कैमरा, कभी ऑडियो, और ये तमाम चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन साथ साथ हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं कि हार्ड डिस्क को मैनेज करना है, डेटा शेयरिंग करनी है, पार्टीशंस करने हैं, या डेटा को फाइलों को मैनेज करके कोई और टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो इसके अलावा एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं जो सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करते हैं, मशहूर है नॉर्टन, नेमकैफे, अवास्ट। लेकिन इसके अलावा बेपनाह यूटिलिटीज़ का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि जब लोग आदी हो जाते हैं किसी एक चीज़ के तो उनको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उसमें नहीं है, तो थर्ड पार्टीज़ जो है वो उसकी यूटिलिटीज़ बना के उसमें शामिल कर देती हैं। इस तरीके से यूटिलिटीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं। हम खाली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लेके नहीं चल रहे होते, यकीनन हम कोई ना कोई यूटिलिटी को भी लेके चल रहे होते हैं। तो इसके बाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लैंग्वेजेस। ये तीसरा हिस्सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं और आप उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है, किसी इसके ऊपर भी एक लेक्चर में दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखें, लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन मीडिया। तो अब लैंग्वेज जब कंप्यूटर लैंग्वेजेस मार्केट में आई तो वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की थी। कुछ के नाम मैंने लिख दी हैं ताकि आसानी रहे, उनमें बेसिक है, कबोल है, आरपीजी है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, विजुअल बेसिक है, वीबी है, पाइथन है, डॉट नेट की टेक्नोलॉजीज की लैंग्वेजेस हैं। प्लस माजी में असेंबली लैंग्वेज एएसएम कहलाती थी, फिर वो एमएसएम में चली गई, माइक्रो असेंबली में। कहने का मतलब ये है कि ये लैंग्वेजेस बहुत सारी थी और ये वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट भी हो गई है मार्केट से। उसकी कई वजूहत है, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज है, ये बिगनर्स के लिए थी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज थी जो बैंकिंग के लिए खासतौर पर यूज हुई। आरपीजी रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी थी। तो तमाम लैंग्वेज अपने फार्मूला ट्रांसलेटर फॉर्ट्रान बहुत यूज हुई साइंटिफिक इंजीनियरिंग साइड पर, आज भी हो रही है। और सी प्लस प्लस के तो आप सब जानते ही हैं, सी शार्प, जावा। और जब इंटरनेट आ गया तो उसकी वजह से लैंग्वेजेस के अंदर वो ऑप्शन रखने चाहिए पड़े जो कम्युनिकेशन में खासतौर पे इंटरनेट और ब्राउजर के साथ मिलने में सहारा देते हो। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत ही बड़ा शोबा है, और मेरा मशवरा ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में खासतौर पे आईटी में स्ट्रॉन्ग होने चाहते हैं एज ए नेशन, तो आपको लैंग्वेज पे कमांड आनी चाहिए। जितने भी बनी बनाए प्रोग्राम होते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं वो बन तो जाते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो लैंग्वेज से बनता है। तो हम फंक्शन तो जानते हैं, हम ऑपरेटर तो बन गए हैं, लेकिन हम प्रोग्रामर नहीं बने। तो लैंग्वेजेस को सीखें, इसकी डेप्थ में जाएं, इसमें रहते हुए काम करें। इसमें आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में हो सकता है। इवन कि ये जो मैं सॉफ्टवेयर जैसे करी आप तक ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी किसी ना किसी लैंग्वेज में बना हुआ है। विंडो, एमएस ऑफिस, तमाम प्रोग्राम्स, इवन ब्राउजर्स, ये पीछे बैकग्राउंड में किसी न किसी लो लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, फिर जाके हम इसको अपनी लैंग्वेज में देख रहे होते हैं, डिस्प्ले में खूबसूरत तरीके से देख रहे होते हैं। तो लैंग्वेजेस एक बहुत बड़ा शोबा है, इसमें प्रोग्रामर्स बड़े मशहूर हैं, बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में जिन्होंने बड़ा काम दिखाया है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी शोबा है जिसमें जो कुछ आप सोच सकते हैं, दिमाग में आ सकता है, वो हो सकता है। और ये इसीलिए इतनी तरक्की और इंतहा हम तरक्की को पहुंच गए हैं, क्योंकि जो हमारे जहन में आता है वो लैंग्वेज में पॉसिबल होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि एक लैंग्वेज अच्छी है और दूसरी लैंग्वेज ख़राब। जैसे हम ये नहीं कह सकते इंग्लिश बहुत अच्छी है और फ्रेंच ख़राब। हमारे पाकिस्तान में उर्दू अच्छी है, पेरिस में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनके लिए फ्रेंच अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में उसके इन्वायरमेंट और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेफर की जाती है और अडॉप्ट की जाती है। बहरहाल
हम लैंग्वेज के बारे से करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए बेपनाह इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी चाहिए। और हम जब पढ़ा करते थे, मुझे याद है इतनी मोटी मोटी बुक्स हुआ करती थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि आप सोचें ज़रा कि आप सिर्फ बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और क्या चीज़ बैकग्राउंड में एक मशीन चलती है थोड़ी देर में, 3 से 4 मिनट या 1 से 2 मिनट, और कुछ देर बाद वो प्लेटफॉर्म इंटरफेस पे आ जाता है और आपका डेस्कटॉप रेडी होता है कि जनाब आप अपना काम कीजिए। तो ये जो एक मशीन में जान डाली है किसी ने और वो काबिल इस्तेमाल प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि आप इस पे बैठ के आप 2 चाय करें, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसमें बैक एंड पे मेमोरी में, स्टैक्स में, रजिस्टर्स में, आईसीज़ में, वो क्या चिप्स में क्या-क्या काम हो रहा है, क्या-क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, आपको आइडिया नहीं है किसी कार्ड पे कितनी मेहनत हो रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहरहाल अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, जिन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एपीएस पैकेजेस और बने बनाए सॉफ्टवेयर। ये यूजर के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। यूजर में आप डॉक्टर साहब, इंजीनियर, वकील, जो भी उसको यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो इसका यूजर है। सबसे पहले ध्यान में रखें कि यूजर में जो हमने बांटे हैं अपने काम को समझने के लिए, वो सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का मतलब जिसे लफ्ज से जाहिर हो रहा है, ये अल्फाजों को प्रोसेस करता है। अल्फाज बने टेक्स्ट, निसाब, सिलेबस, अल्फाज से मिलकर जुमले, जुमले से मिलकर पैराग्राफ, पैराग्राफ से लेसन, लेसन से किताब, किताब से लाइब्रेरी, और एंड सो ऑन सो ऑन। तो ध्यान में रखिए कि आप वर्ड प्रोसेसर के जरिए टाइपिंग का काम ज़्यादा करते हैं। इसको टेक्स्ट एडिटिंग भी कहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ज़माना था MS वर्ड बहुत मशहूर था, अभी भी है, आज भी MS वर्ड चल रहा है। वर्ड स्टार पुराना था, वर्ड परफेक्ट, वेंचरा उर्दू में है, शाकार, सदफ, कातिब, इन पेज, पावर पेज, और एक बहुत लंबी लाइन। मोबाइल के अलग आज हैं उर्दू के सॉफ्टवेयर। ये सारे वर्ड प्रोसेसर हैं जिनके ज़रिए नसर, नज़म, इदारिये, एसेज, मजमून, एडिटोरियल्स, नॉवेल, मैगजीन्स, ये टाइपिंग के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, मार्केट में बहुत लोग इसके एक्सपर्ट हो रहे हैं। हम किसी एक शोबे में एक्सपर्ट हो जाए, बड़ी बात होती है। दूसरा ऑप्शन आता है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट एक ऐसी शीट होती है रो और कॉलम की, जिसके अंदर हमने रो और कॉलम को बांटा हुआ होता है और फीडिंग कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको पेपर दे दूं और पेन कॉपी देकर और स्केल दे दूं, आप जो कॉलम बनाएंगे, जैसे सैलरी शीट है, टाइम टेबल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, वर्कशीट कॉलम, 6 कॉलम, 10 कॉलम वर्कशीट है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें अगर बनानी हो तो बहुत आसानी से स्प्रेडशीट में बन जाती हैं, क्योंकि उसमें रो और कॉन्सेप्ट होता है कॉलम का, और दरमियान में सेल्स के ऊपर डेटा एंट्री हो रही होती है। अब किसी एक लेक्चर में मैंने अगले बताना है कि एक्सेल स्प्रेडशीट में और डेटाबेस में क्या फ़र्क है, वो आप नेक्स्ट पे सुनिएगा। तो रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखिएगा, वो स्प्रेडशीट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे टेबल्स होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी में अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट की, कि इधर आपके डेज लिखे हुए हैं, साइड पे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, और सेल्स में आप लिख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है या लीव है। तो मुख्तलिफ स्प्रेडशीट मार्केट में मौजूद है, जिस पर आजकल की ज़्यादा चल रही है वो MS एक्सेल है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से है। और साथ साथ माजी में लोटस था, सिम्फनी है, क्वाट्रो है, हार्वर्ड ग्राफिक है, और बहुत सारे ऐसे ही आए कॉन्सेप्ट जैसा कि इसमें थे, लेकिन आजकल वो एब्सोल्यूट हो गए। हम चूँकि IBM को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर उसी के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और एक्सेल में हम बड़े कामयाब हो गए। फिर तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है जिसको यूज़र के लिए बना, वो डेटाबेस है। और आजकल कहा जाता है कि दौर ही डेटाबेस का है। मैं इस डेटाबेस पे एक मजीद अलग से एक प्रॉपर क्लास देना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। डेटाबेस मीन सिंपली समझ लीजिए कि ए बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, अ टैंक ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी हो जाए तो हम उसको डेटाबेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी फील्ड्स जमा हो तो वो एक इंफॉर्मेशन जमा हो, बहुत सारी, तो वो एक फील्ड कहलाती है। फील्ड जमा हो तो वो एक फॉर्म या रिकॉर्ड कहलाता है। बहुत सारे रिकॉर्ड जमा हो तो वो एक फाइल कहलाती है। और बहुत सारी फाइलें एक अलमारी में रख दी जाए तो वो एक डेटाबेस कहलाती है। दैट कैबिनेट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। तो ये बहुत बड़ा मफहूम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ। और मार्केट में आजकल डेटाबेस का दौर है। उसकी वजह ये होती है कि एक दूसरे से ट्रैक होता है, और डेटा पे जो जितना चाहिए होता है उतना हम डिस्प्ले या प्रिंट पे ले जाते हैं, और बहुत आसान, सर्चिंग भी आसान होती है, उसकी मैनेजमेंट भी आसान होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे डेटाबेस मार्केट में पहले थी, डीबेस के वर्जन आए, डीबेस 2, 3, फिर 3 प्लस, ये एस्टन टेक्निक कंपनी ने बनाई थी। उसी दौरान फॉक्सबेस आई, फॉक्स प्रो आई, अब ओरेकल, क्लिपर्ड, पैराडॉक्स, एक्सेस, माइस्क्वेल, बहुत सारे डेटाबेस, प्रोप्राइटरी डेटाबेस बनाई जाती हैं इन लैंग्वेजेस में। जगह किसी ने लैंग्वेज में काम किया है, कोबोल में, बेसिक में या सीस में, तो उसमें हम इंडेक्स फाइल,
डायनामिक फाइल, सीक्वेंशियल फाइल बनाया करते थे। तो ये सारी फाइलें भी प्रोप्राइटरी तौर पे डेटाबेस बन सकती है। तो तमाम स्टूडेंट्स को और आप मुखातिब हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ट्री था, जिसमें मैंने बताया है कि दोनों के 2 शोबे हैं और हर एक के 3-3 शोबे हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है। कोई लाज़मी नहीं है कि मेरी बात ये लास्ट हो, आखिरी हो। यकीनन आप इससे बेहतर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, जितनी रिसर्च कर लें आजकल के दौर में वो कम है। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी-सी काविश पसंद आई होगी और इनके तमाम नाम्स आप लिख के प्रैक्टिस करें और आपको पता होगा कि मैं इस वक़्त सॉफ्टवेयर की कौन से शोबे में काम कर रहा हूँ। ठीक है? इसी के साथ हम इजाज़त दीजिए सैयद अली मुज़फ़्फ़र को। और अब तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन का भरपूर जवाब मिल सके। और साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपकी हौसला अफजाई मुझे मज़ीद एनर्जी देती है और मैं उससे बेहतर लेक्चर्स लेके आपके पास हाजिर होऊंगा। इस वक्त सैयद अली मुज़फ़्फ़र को यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ERP की तरफ से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर हाफ़िज़।